बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज की जो क्लास है वह लौह अयस्क या आयरन ओर पर आधारित है। जयनारायण विश्वविद्यालय में आर्थिक भूगोल की यूनिट नंबर 3 का पहला ये चैप्टर है जिसमें हम विभिन्न खनिज पदार्थों को पढ़ेंगे। विभिन्न खनिज पदार्थों की श्रेणी में सबसे पहले हम लौह अयस्क की बात करेंगे कि लौह अयस्क क्या होता है। सबसे पहले अयस्क के बारे में हमें जानकारी जरूरी हो है कि अयस्क क्या होता है। जब हम किसी खदान से किसी खनिज को बाहर निकालते हैं तो उसमें असंख्य अशुद्धियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से जो मूल धातु है उसके साथ कई अशुद्ध धातुएं भी या फिर सह धातुएं भी उसके साथ मिली हुई होती है। तो उस कचरे या फिर अन्य अनावश्यक जो पदार्थ हैं जो मूल पदार्थ के साथ जुड़े हुए, ऐसी स्थिति में उस मूल पदार्थ को अयस्क या ओर के नाम से जाना जाता है। यानी ये लोहा जो है इस समय अशुद्ध है। लोहे के जो शुद्ध गुण हैं वो उसमें विद्यमान नहीं है। अब ये लोहा या लौह अयस्क हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके हाथ में मोबाइल हो, चाहे आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, चाहे आप जिस घर में बैठे हो, हर जगह आपको लोहे का अंश दिखाई देता है। एक छोटी सी सुई से लगाकर बड़ी बड़ी सी मशीनें सारी लोहों से बनी निर्मित होती है। तो लोहे के भी अलग अलग रूप है। लौह अयस्क अलग होता है जिसे आयरन ओर कहा जाता है। फिर पिग आयरन अलग होता है। पिग आयरन के बाद उससे स्टील बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है। वो एक अलग प्रकार का पदार्थ। तो इस प्रकार से लौह अयस्क के अलग अलग प्रकार है जिसमें हम कोबाल्ट, फेरस, अलग अलग प्रकार से उनके रासायनिक नामों के बारे में जानते हैं। आज का जो अध्ययन है हमारा केवल लौह अयस्क पर आधारित है। बढ़ते हैं आगे कि ये लौह किस प्रकार से हमारे लिए आवश्यक है। तो वर्तमान यांत्रिक युगों की बात करें तो मशीनों का विशिष्ट स्थान है हमारे जीवन में। हर मशीन का निर्माण लोहे से होता है। वर्तमान औद्योगिक विकास व आधुनिक यंत्रीकरण का मुख्य आधार लोहा है। छोटी से लगाकर बड़ी मशीनें, सारी ही मशीनें जिसमें लोहे का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार लोहे का उपयोग न केवल आज से कर रहे हैं, हम प्राचीन काल से ही लोहे का उपयोग कर रहे हैं। हमारे कारखानों में प्रयुक्त होने वाली छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी भारी मशीनरी, हमारे परिवहन के साधन जैसे साइकिल ले लीजिए, चाहे वायुयान तक ले लीजिए, बस, ट्रक, रेलगाड़ी, जलयान, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, कंबाइन, थ्रेसर, कुदाली, फावड़ा, हंसिया, बिजली के खंभे, रेल की पटरियां, भवन, हमारे जीवन के दैनिक उपयोग की हर वस्तुओं का निर्माण लोहे से ही होता है। इस प्रकार लोहा आधुनिक यांत्रिक सभ्यता की धुरी है जिसके अभाव में आधुनिक यांत्रिक सभ्यता बिल्कुल भी नहीं घूम सकती। महानगरों के गगनचुंबी भवन लोहे के ढांचे पर ही स्थित है। नदियों पर बनाए गए बड़े बड़े से पुल, सड़कों के ऊपर बनाए गए ओवर ब्रिजेस, सभी का निर्माण लोहे से ही होता है। तो इस प्रकार वर्तमान युग में लोहे का उपयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि जिधर देखो वहां पर लोहे की ही महिमा नजर आती है। लोहे के इसी महत्व के कारण वर्तमान युग को इस्पात धातुओं की लोहे की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यह अन्य की तुलना में सस्ता है और मजबूत और टिकाऊ भी है, और साथ ही विश्व के लगभग लगभग सभी भागों में पर्याप्त मात्रा में मिल भी जाता है। यही कारण वर्तमान युग को इस्पात धातुओं के युग के नाम से भी जाना जाता है। बिना स्टील के, बिना लोहे के हमारा जीवन बिल्कुल भी कह सकते हैं अनुपयोगी है। हम इसके अभाव में रह तो सकते हैं लेकिन इससे बिल्कुल किनारा नहीं कर सकते। बढ़ते हैं आगे
इस लोहे के बारे में जानते हैं कि लोहा जो है पृथ्वी की शैलों में, पृथ्वी की जो क्रस्ट है उस क्रस्ट में अनेक प्रकार की जो चट्टानें पाई जाती हैं उसमें अयस्क यानी ओर के रूप में मिलता है। पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है उस खनिजों में लोहे का प्रमुख स्थान है। इसे हम इस चार्ट के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि अगर पृथ्वी की पूरे अर्थ की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 35% आपको लोहा मिलेगा, आयरन। उसके बाद आपको ऑक्सीजन सेकंड नंबर पर, सिलिका थर्ड नंबर पर, मैग्नीशियम फोर्थ नंबर पर और बाकी के अन्य भागों में ये विभिन्न प्रकार के पदार्थ देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार ऊपरी क्रस्ट की बात करें तो ऊपरी क्रस्ट में आपको 46% लगभग ऑक्सीजन मिलेगा, फिर सिलिका, फिर एल्यूमिनियम और आयरन। आयरन का परसेंटेज यहाँ पर ऊपर वाली जो क्रस्ट है वहां पर केवल 6%। अब ऊपरी चट्टान को अगर 16-17 किलोमीटर तक खोदते हैं तो आपको लोहे की चट्टानें नहीं मिलेगी, उससे भी कहीं गहराई पर आपको लोहे की खदानें देखने को मिलेगी। तो इस लोहे का क्या किया जाता है? तो ये आपको यहाँ पर एक बेशमर प्लांट नजर आ रहा है। बेशमर नाम के व्यक्ति ने इसे बनाया था, बेशमर भट्टी कहा जाता है। इसमें कोयले के साथ, चूने के साथ जो कच्चा लोहा होता है उसे उच्च तापमान पर पिघलाया जाता है और इस प्रक्रिया से हमें उसकी अशुद्धियों को दूर करने का मौका मिलता है और जो शुद्ध लोहा है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये बेशमरीकरण की पद्धति कहलाती है। जानते हैं आगे क्या होता है कि लोहे को भूगर्भ से खनिज या अयस्क के रूप में निकाला जाता है जिसमें मिट्टी भी होती है और अन्य खनिज पदार्थ जैसे चूना, मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम, गंधक, सिलिका, फास्फोरस, ये विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां, अपद्रव्य मिले रहते हैं। इन अपद्रव्यों को दूर करने का प्रयास किया जाता है इस भट्टी द्वारा। बेसिमरी बेसिमरीकरण की जो पद्धति कहलाती है उसके माध्यम से इन अशुद्धियों को दूर करके पिग आयरन प्राप्त किया जाता है। लोहे अयस्क को लोहे की भट्टियों में गलाया जाता है और उनमें से जो अशुद्धियां, अपद्रव्यों को अलग करके लोह धातु प्राप्त की जाती है। लोहे अयस्क के साथ मिली हुई चूने की कुछ मात्रा लोहे को गलाने में सहायक होती है, किंतु फास्फोरस का जो मिश्रण होता है इसमें हानिकारक होता है क्योंकि यह गलाने पर भी लोहे के साथ सुगमता से नहीं छूटता और लोहे को कमजोर भी बनाता है। बेसिमरीकरण की जो पद्धति, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग है उसमें से फास्फोरस को अलग करना जरूरी होता है क्योंकि अगर इस आयरन में से फास्फोरस को अलग नहीं किया जाता है तो काफी समस्याएं हो सकती हैं। लोहा जो है कमजोर रहता है, तो इस फास्फोरस को अलग करने के लिए बेसिमर की जो पद्धति है उसको अपनाया जाता है और उस फास्फोरस को लोहे से अलग किया जाता है। फिर उच्च श्रेणी के इस्पात जिसे स्टील कहा जाता है, जिस पर जंग नहीं लगता है, वो बनाया जाता है। उपयोगी है, मूल्यवान है और टिकाऊ भी है। तो इस प्रकार से प्रोसेस में हम एक आयरन ओर से पिग आयरन और पिग आयरन से इस्पात यानी स्टील प्राप्त करते हैं। बढ़ते हैं आगे कि ये लोहा अयस्क कितने प्रकार का होता है। क्या इसके भी प्रकार है या एक ही प्रकार का लोहा मिलता है? नहीं, लोहे अयस्क के भी, आयरन ओर के भी कई प्रकार हैं। इन प्रकारों को हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो धातु की उपलब्धता, उसमें धातु कितने परसेंटेज पाया जाता है और कितनी शुद्धता के आधार पर मिलता है, इस आधार पर हम उसे 4 श्रेणियों में रखते हैं। सबसे पहला है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट यानी जिसमें मैग्नेट जैसे गुण हो, चुंबकीय गुण हो, इसमें लोहे का परसेंटेज सबसे ज्यादा पाया जाएगा। हम यहाँ पर परसेंटेज, जिस धातु में या जिस लोहे के प्रकार में सबसे ज्यादा लोहे का परसेंटेज देखने को मिलेगा वह सबसे शुद्ध लोहा माना जाएगा। तो लगभग लोहे का अंश 72.4% इस धातु में, इस मैग्नेटाइट प्रकार के लोहा अयस्क में देखने को मिलता है। यह काले या भूरे रंग का होता है। इस अयस्क के साथ यानी कच्चे रूप में जहां मिलता है उसके साथ गंधक होता है, फास्फोरस होता है, टाइटेनियम होता है, क्रोमियम होता है, जिससे अपद्रव्य मिले रहते हैं। इस प्रकार के उत्तम अयस्क की उपलब्धता काफी सीमित है, यानी बहुत ही कम मात्रा में इस प्रकार का लोहा हमें प्राप्त होता है, लेकिन ये सबसे
उच्चतम श्रेणी का लोहा माना जाता है। दूसरा जो प्रकार है उसको कहा जाता है हेमेटाइट। लोहांश की मात्रा 60 से 70% तक इसमें पाई जाती है। इसका रंग लाल, भूरा या कत्थई होता है। मैग्नेटाइट में देखिएगा काला और भूरा, यहाँ पर रंग लाल, भूरा और कत्थई। विश्व का सर्वाधिक लौह अयस्क हेमेटाइट प्रकार का है। विश्व में जितना भी लोहा मिलता है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रकार मिलता है वो हेमेटाइट प्रकार का है, जिसका शोधन किया जाता है, उसका प्योरिफिकेशन किया जाता है, उसमें से कई अशुद्धियों को दूर किया जाता है, परिष्करण किया जाता है। अन्य श्रेणी के लौह अयस्क की तुलना में आसान होता है, अशुद्धियां कम होती है, इसलिए शोधन और परिष्करण में समय कम लगता है। उच्च कोटि की धातु संपन्नता वाले इस अयस्क का व्यावसायिक व औद्योगिक उपयोग सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा उद्योगों में इसी प्रकार के लोहे का उपयोग किया जाता है। तीसरा जो है लिमोनाइट, 30 से 60% तक इसमें लोहा का अंश पाया जाता है। यानी इसके अंतर्गत आपके अशुद्धियां जो है वे अशुद्धियां 70 से 40% तक अशुद्धियां मिलती है। इसका रंग भूरा या हल्का पीलापन लिए हुआ होता है। चौथा जो प्रकार है जिसे कहा जाता है सिडेराइट या साइडराइट, 10 से 48% तक लोहे का अंश, सबसे न्यूनतम श्रेणी का। इसके अंदर अपद्रव्यों यानी अशुद्धियों की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसका रंग राख के समान ग्रे और उपयोगिता बिल्कुल कम, क्योंकि कच्चा अशुद्धियां ज्यादा है। शुद्धिकरण की प्रोसेस में जो मूल जो पदार्थ मिलता है वो बहुत कम मिलता है। तो सामान्यतः पृथ्वी की सभी चट्टानों में लोहा अंश विद्यमान रहता है। इसका कारण है कि भूपृष्ठ की रचना में लगभग 5% लोहे का भी उपयोग हुआ है। तो आर्थिक उपयोग की दृष्टि से उस अयस्क को उपयोगी माना जाता है जिसमें 30% या उससे अधिक लोहा अंश पाया जाता है। तो लोहा वही काम का है, या लोह अयस्क वही ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसमें कच्चे लोहे की मात्रा या कच्चे लोहे की मात्रा अधिक हो, या फिर उसमें अशुद्ध की मात्रा कम हो और मूल जो पदार्थ है उसकी मात्रा अधिक हो। तो इसी आधार पर अगर देखें तो मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा इस प्रकार का काला, हेमेटाइट थोड़ा सा भूरा या कत्थई, तीसरा लिमोनाइट पीले रंग का, और सिडेराइट इस प्रकार का काले रंग का। इस प्रकार से पायराइट नाम का भी एक प्रकार पाया जाता है। यहाँ पर एक बार पुनः देख लीजिए कि मैग्नेटाइट प्रकार का जो लोहा होता है बिल्कुल काला, हेमेटाइट लाल, लिमोनाइट पीला और हल्का सा ब्राउन रंग का या राख के समान ग्रे कलर का जो होता है वो होता है सिडेराइट। तो इस प्रकार से हम लोहे के अयस्क को मुख्य तौर पर 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बढ़ते आगे कि विश्व में लोहे के संचित भंडार कितना है, कितना प्रोडक्शन होता है कच्चे लोहे का और कितना पिग आयरन का। बढ़ते हैं कि लोहे की कुछ न कुछ मात्रा भूतल के प्रत्येक भाग में पाई जाती है। विश्व के सभी भागों में लोहा अयस्क मिलता है, क्योंकि भूपृष्ठ के निर्माणकारी तत्वों में लोहे का अंश है। लेकिन वर्तमान तकनीक के अनुसार 30% से कम लौह अयस्क का महत्व बहुत कम है। 30% से लौह अंश पाया जाता है, उसका महत्व बहुत कम है। तो धातु की संपन्नता के आधार पर 60% से अधिक धातु संपन्न लौह अयस्क जो होता है वो उच्च कोटि में, जिसमें 60% से अधिक लौह अयस्क पाया जाता है वो सबसे उत्तम कोटि का, 40 से 60% तक मध्यम, और 40% से कम अगर लोहे का अंश है तो उसे निम्न कोटि का लौह अयस्क माना जाता है। इस प्रकार से 40, 60, 40 या फिर कह दीजिए 60 से अधिक, 60 से 40 के बीच और 40 से कम। तो इस प्रकार से हम धातुओं को, लौह अयस्क को 3 भागों में बांट सकते हैं। 1992 में लगाए गए एक अनुमान के अनुसार पता चला है कि विश्व में 50% से अधिक लौहांश वाले लौह अयस्क की मात्रा लगभग 200 अरब टन के आसपास पाई। तो इस प्रकार से ये विश्व के अलग अलग भागों में लौह अयस्क पाया जाता है। अगले पार्ट में हम बाकी का अध्ययन करेंगे।
धन्यवाद।